मध्य पूर्व की आग में आखिर कौन किसको चला रहा है, मिसाइलें या मास्टर स्ट्रोक? ईरान के भीतर पकड़े जा रहे जासूस क्या सिर्फ मोहरे हैं या किसी बड़े खेल की परछाई? और जब एक तरफ युद्ध विराम की बातें हो रही वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के बीच भरोसे की दीवारें क्या दरकती जा रही? क्या यह सिर्फ हथियारों की लड़ाई है या सिर्फ एक ऐसी खामोश जंग जो बंद कमरों में लिखी जा रही, जहां हर सौदा, हर गिरफ्तारी और हर बयान किसी बड़े तूफान का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन और रूस इस पूरे खेल में सिर्फ दर्शक या पर्दे के पीछे से पूरी स्क्रिप्ट बदल रहे हैं? क्योंकि जब तेल की कीमतें उबल रही हैं, ड्रोन आसमान चीर रहे हैं और कूटनीति शब्दों के जाल में उलझी है, तब असली सच यही लगता है कि ये जंग खत्म नहीं हो रही, बस अपना चेहरा बदल रही है। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। मिसाइलों की गूंज, तेल की कीमतों में आग और बंद कमरों में चल रही कूटनीतिक चालें, मध्य पूर्व की ताजा जंग ने दुनिया को सिर्फ दहशत ही नहीं दिखाई बल्कि ताकत के उस खेल का पर्दाफाश भी कर दिया है जो लंबे समय से चुपचाप खेला जा रहा था। यह टकराव ईरान और अमेरिका के बीच जरूर था, लेकिन असली गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और मॉस्को तक सुनाई दे रही थी। और इस बार कहानी कुछ अलग है। गोलियां भले ही मैदान में चल रही हैं, लेकिन असली जीत कहीं और लिखी जा रही है। ईरान के साथ हालिया संघर्ष और उसके बाद घोषित 14 दिन के संघर्ष विराम ने वैश्विक शक्ति संतुलन को झकझोर कर रख दिया है। दशकों से खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा गारंटर वाला अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में कई मोर्चों पर लड़खड़ाता नजर आ रहा है। वहीं चीन और रूस बिना सीधे टकराव में उतरे हुए हैं, इस हालात से फायदा उठाने की स्थिति में दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि बदलते विश्व व्यवस्था का ट्रेलर है। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपनी साख पर लगा है। ये वही इलाका है जहां उसकी मौजूदगी को एक स्थायी ताकत के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस संघर्ष ने खाड़ी देशों के भरोसे में दरार डाल दी है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय नए साझेदारों की तलाश में। चीन पहले ही क्षेत्रीय कूटनीति में अपनी सक्रियता दिखा चुका है, जबकि रूस अपने पुराने रिश्तों के दम पर लगातार प्रभाव बनाए हुए है। यही वजह है कि इस खाली होती जगह को भरने की होड़ तेज हो गई। दूसरा बड़ा असर अमेरिका की राजनीति प्राथमिकताओं पर पड़ा। बीते कुछ सालों से उसका फोकस एशिया प्रांत क्षेत्र और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने पर था, लेकिन ईरान के साथ टकराव ने फिर से मिडिल ईस्ट में उलझा दिया। संसाधन और ध्यान दोनों का बंटवारा हुआ और इसका सीधा फायदा चीन और रूस को मिला। इतना ही नहीं, इस घटनाक्रम ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच भी मतभेदों को उजागर कर दिया, जिससे उसकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे। आर्थिक मोर्चों पर भी ये जंग अमेरिका के लिए आसान नहीं रही। हॉर्मुज में तनाव ने वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित किया और कीमतों में उछाल आ गया। इसका असर सीधे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ईंधन महंगा हुआ, महंगाई और बढ़ गई। दूसरी ओर रूस के लिए स्थिति फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि ऊंची कीमतों ने उसकी ऊर्जा निर्यात को मजबूती दे दी। चीन ने भी अपनी तैयारियों के दम पर इस संकट को अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से संभाल लिया, लेकिन सबसे गहरा असर अमेरिका की वैश्विक छवि पर पड़ा। एक महाशक्ति के तौर पर उसकी पहचान सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि स्थिर और भरोसेमंद नेतृत्व से बनती है। इस संघर्ष के दौरान आक्रामक रुख और विरोधाभासी बयानों ने उस छवि को नुकसान पहुंचाया। इसके उलट चीन ने खुद को एक संतुलित और उभरते मध्यस्तर के रूप में पेश करने की कोशिश की, जो संघर्ष को कम करने की भूमिका निभा सकता है। ये पूरे घटनाक्रम
साफ इशारा करते हैं कि दुनिया अब बदल रही है। एक समय था जब अमेरिका की पकड़ लगभग हर क्षेत्र में मजबूत मानी जाती थी, लेकिन अब शक्ति का संतुलन धीरे धीरे कई हिस्सों में बंट रहा है। ईरान के साथ ये जंग उसी बदलाव का एक अहम संकेत बनकर सामने आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका अपनी इस पकड़ को फिर से मजबूत कर पाएगा या फिर ये दौर एक नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत है जहां चीन और रूस जैसे निर्णायक भूमिका निभाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि इस जंग ने दुनिया को राजनीति में पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक, जटिल और अनिश्चित बना दिया है। खामोशी से होने वाली मुलाकातें अक्सर सबसे बड़े तूफान की आहट होती है और प्योंगयांग में हुई ये मुलाकात भी उसी कहानी को बयां कर रही है। दुनिया की नजरें भले ही दूसरे मोर्चों पर टिकी हों, लेकिन एशिया में एक नया समीकरण तैयार हो रहा है। ऐसा समीकरण जो अमेरिका के लिए आने वाले समय में खतरे की घंटी बन सकता है। जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी सीधे उत्तर कोरिया पहुंचते हैं और वहां किम जोंग उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक मुलाकात नहीं रहता, बल्कि इसके पीछे छिपे संकेत कहीं ज्यादा गहरे होते जाते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को प्योंगयांग में वर्कर पार्टी ऑफ कोरिया के महासचिव और DPRK के स्टेट अफेयर के प्रेसिडेंट किम जोंग उन से मुलाकात की। इस दौरान वर्कर पार्टी ऑफ कोरिया की 9वीं कांग्रेस और DPRK की 15वें सुप्रीम पीपल्स असेंबली के सफल आयोजन पर वांग यी ने शी जिनपिंग की ओर से किम जोंग को बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि किम के नेतृत्व में उत्तर कोरिया समाजवादी निर्माण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा। वांग यी ने यह भी याद दिलाया कि पिछले वर्ष सितंबर में किम जोंग उन ने चीन का दौरा किया था और उस दौरान जिनपिंग और किम जोंग उन के बीच एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान दोनों देशों के रिश्तों को नई रणनीतिक दिशा दी गई। ये वही बैठक थी जिसने चीन और उत्तर कोरिया दोनों को संबंधों को केवल औपचारिक साझेदारी से आगे बढ़ाकर एक गहरे रणनीतिक सहयोग में बदलने की नींव रखी। किम जोंग उन ने भी वांग यी और उसके प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया और शी जिनपिंग को अपनी शुभकामनाएं भेजी। उन्होंने साफ कहा कि बीते हुए उनकी मुलाकात की यादें अभी भी ताजा हैं और उस दौरान बनी सहमतियां अब जमीन पर उतर रही हैं। उन्होंने साफ संकेत दिया कि उत्तर कोरिया अब चीन के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उत्तर कोरिया ने भी दोहराया कि वह वर्कर पार्टी की 9वीं कांग्रेस में तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करना चाहता है। दोनों देशों ने उत्तर स्तरीय आदान प्रदान बढ़ाए, राजनीतिक संवाद को मजबूत करने और पारस्परिक समर्थन को और गहरा करने पर जोर दिया। तो ये साफ है कि ये सिर्फ दोस्ती की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा साझा रणनीतिक सोच की और कदम बढ़ा रही थी। अब सवाल उठ रहा है कि इस पूरी कयावत का मतलब क्या है। दरअसल ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है। अमेरिका जहां एक तरफ अलग अलग मोर्चों पर उलझा हुआ है, वहीं चीन और उत्तर कोरिया अपने रिश्तों को नई धार दे रहे हैं। ये साझेदारी सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सैन्य और रणनीतिक स्तर पर भी गहराती नजर आ रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती नजदीकियां अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। उत्तर कोरिया पहले ही अपनी मिसाइल और परमाणु क्षमताओं को लेकर अमेरिका के लिए सिरदर्द बना हुआ है और अगर इसमें चीन का रणनीतिक समर्थन जुड़ता है तो स्थिति और जटिल हो सकती है। ये गठजोड़ एशिया प्रांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखता है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि चीन धीरे धीरे उन देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है जो किसी न किसी रूप में अमेरिका के विरोधी माने जाते हैं। उत्तर कोरिया के साथ ये नजदीकी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे चीन को न केवल क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि ये वैश्विक स्तर पर भी अपनी स्थिति को मजबूत कर सकेगा। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि अगर चीन और उत्तर कोरिया के बीच ये तालमेल मजबूत होता है तो ये एक ऐसा मोर्चा बन सकता है जिसे संभालना आसान नहीं होगा। पहले से ही रूस के साथ चीन की बढ़ती नजदीकियां और अब उत्तर कोरिया के साथ गहराता सहयोग ये संकेत देता है कि दुनिया एक नए तरह के गठजोड़ की ओर बढ़ रही है।
इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक मुलाकात के तौर पर देखना बड़ी भूल होगी। यह दरअसल उस बड़े खेल का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें हर चाल सोच समझकर चली जा रही है। चीन जहां खुद को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, वहीं उत्तर कोरिया उसके लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संयोग बन सकता है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि ये साझेदारी किस दिशा में जाती है और इसका असर अमेरिका की नीतियों पर किस तरह से पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि प्योंगयांग में हुई ये मुलाकात सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत है। एक ऐसा बदलाव जो आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकता है। सऊदी अरब और कतर ने हाल ही में यूक्रेन के साथ रक्षा सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। कतर के अधिकारी तो यूक्रेनी ट्रेनिंग ग्राउंड्स का दौरा भी कर चुके हैं। ये देश अब इंटरसेप्टर ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण मांग रहा है। हालांकि यूक्रेन की कंपनियां अपनी खुद की मांग के कारण फिलहाल निर्यात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन खाड़ी देश भविष्य के लिए टेक्निक साझा करने में जोर दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट की सियासत इस वक्त जो खामोश हलचल चला रही है, वे आने वाले बड़े बदलाव की आहट दे रही है। कल तक जो खाड़ी देश अमेरिका की सैन्य ताकत और सुरक्षा गारंटी पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब वही देश धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं। वजह एक युद्ध नहीं बल्कि भरोसे में आई दरार है, और ये दरार अब हथियारों की खरीद तक पहुंच चुकी है। ईरान के हालिया टकराव और उसके बाद लागू संघर्ष विराम ने खाड़ी देशों के भीतर असुरक्षा की भावना को गहरा कर दिया है। 6 हफ्तों तक चली बमबारी और लगातार मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने यह साफ संकेत दे दिया है कि मौजूदा रक्षा सिस्टम इस नए तरह के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर अब अपनी रक्षा रणनीति को सिरे से गढ़ रहे हैं। अमेरिकी हथियारों पर लंबे समय से निर्भर रहे इन देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता डिलीवरी में हो रही है। डिलीवरी में देरी और उत्पादन की सीमित क्षमता बन गई है। बढ़ती वैश्विक मांग, खासतौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ने अमेरिका रक्षा उद्योगों पर जबरदस्त दबाव डाला है। नतीजा ये है कि जिन मिसाइल सिस्टम की जरूरत आज है, उसकी सप्लाई सालों बाद मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में खाड़ी देशों ने अब वैकल्पिक रास्ते तलाशे हैं। इसी कड़ी में दक्षिण कोरिया और यूक्रेन जैसे देश नए रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने जापान के साथ भी संपर्क बढ़ाया, जो पैट्रियट इंटरसेप्टर के निर्माण में भूमिका निभाता है। वहीं दक्षिण कोरिया कंपनी हनवा और LIG नेक्स 1 अपने M-SAM सिस्टम के जरिए खाड़ी देशों की जरूरतों को पूरा करने की दौड़ में है। यह सिस्टम मध्य दूरी पर ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है और संयुक्त अरब अमीरात पहले ही इसका इस्तेमाल कर चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब खाड़ी देश सिर्फ बड़ी सुरक्षा कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टार्टअप्स और छोटे रक्षा उत्पादनों की भी रुख कर रहे हैं। ब्रिटेन की क्रैबरीज एरोस्पेस जैसी कंपनियां कम लागत वाली छोटे आकार की मिसाइलें तैयार कर रही हैं, जो खासतौर पर ड्रोन हमलों को खोलने के लिए डिजाइन की गई। दरअसल ईरान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सस्ते लेकिन प्रभावी शायद जैसे ड्रोन ने युद्ध की परिभाषा ही बदल कर रखी है। यही कारण है कि लोग स्टार्टअप की ओर बढ़ रहे हैं। इन ड्रोन हमलों की बड़ी संख्या और कम लागत ने पारंपरिक महंगे डिफेंस सिस्टम की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि अब रणनीति कम लागत में ज्यादा सुरक्षा की ओर शिफ्ट हो रही है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान किए गए $23 बिलियन के हथियार सौदे पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और जॉर्डन के साथ इन समझौतों में शामिल पैट्रियट PAC-3 मिसाइलों की डिलीवरी में लंबा समय लग सकता है। यही कारण है कि कुछ देश इस ऑर्डर को रद्द करने या कम करने पर विचार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह सिर्फ हथियारों की खरीद का मामला नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत है। खाड़ी देशों का अमेरिका से मोहभंग और नए साझेदार की तलाश इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में वैश्विक रक्षा बाजार और शक्ति संतुलन दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मध्य पूर्व की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये परछाई पर लड़ाई में भी बदलती जा रही है, जहां हर देश अपने भीतर छिपे दुश्मनों को खोजने में जुटा हुआ है। ऐसे ही ईरान ने भी हालिया गिरफ्तारी इसी खामोश लेकिन खतरनाक जंग की तरफ इशारा कर रही है, जो सीमाओं के अंदर लड़ी जा रही है। सेमनन प्रांत के
शहर में 3 लोगों की गिरफ्तारी कोई सामान्य कार्रवाई नहीं मानी जाती। आरोप है कि ये लोग संवेदनशील सैन्य और सुरक्षा ठिकानों से जानकारी जुटाकर दुश्मनों तक पहुंचा रहे हैं। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इनके पास से बरामद कम्युनिकेशन डिवाइस और प्रतिबंधित सामग्री इस बात का संकेत देती है कि जासूसी का ये नेटवर्क संगठित और योजनाबद्ध था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनका संपर्क सीधे अमेरिका और इजराइल से बताया जा रहा है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में आया जब ईरान पहले से ही बाहरी मोर्चों पर लगातार हमले कर रहा है। लगभग 50 दिनों से जारी इस युद्ध में जहां एक और अमेरिका और इजराइल हमले तेज कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान का जवाब भी उतना ही आक्रामक है। लेकिन अब खतरा सिर्फ आसमान से आने वाली मिसाइलों का नहीं बल्कि अंदर से हो रही सूचनात्मक हमलों का भी बन गया। ईरान के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती पैदा करती है। एक तरफ उसने अपने सैन्य ठिकानों और राजनीतिक संस्थानों की रक्षा करनी है, तो दूसरी तरफ देश के भीतर मौजूदा उनके नेटवर्क को भी खत्म करना है, तो दुश्मनों के अंदर की जानकारी मुहैया कराना है। यही वजह है कि हाल ही के दिनों में ईरान की इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियां ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी मुद्दे पर आप देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्या के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश। मिडिल ईस्ट की लड़ाई में हर दिन एक नई कहानी सामने आती है और आज कहानी है मोसाद की और ईरान के लिहाज से उन आस्तीनों के सांप की जिन्होंने तेहरान को धोखा दिया। और तेहरान में धोखा देने वालों के लिए जो देश के खिलाफ हों, जो देश के गद्दार हों, उनके लिए एक ही सजा है, सजाए मौत। यह खबर आपको मालूम होगी कि अमेरिका और इजराइल के जासूस बड़े पैमाने पर ईरान में एक्टिव रहते हैं। कहते हैं इजरायली जासूसों ने ही खबर दी कि खामेनेई तमाम बड़े लीडर्स के साथ अपने घर पर ही मीटिंग करने वाले हैं, जिसके बाद सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामेनेई के ऊपर हमला हुआ और कई बड़े अधिकारी समेत खामेनेई अपने पूरे परिवार के साथ मारे गए। इसके बाद ईरान ने उन जासूसों को पकड़ने के लिए पूरे देश में ऑपरेशन क्लीनअप चलाया। जो ताजा रिपोर्ट आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है और ये रिपोर्ट अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए ठीक नहीं है। खबर है कि अमेरिका और इजराइल के करीब 50 जासूसों को ईरान ने कैद कर लिया है और अब ईरान इन जासूसों को सजाए मौत देने की तैयारी कर रहा है। मोसाद कितनी चालाकी से ऑपरेट करता है इसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस पूरी खबर को जान लेते हैं। ईरान ने अपने देश के अंदर मौजूद अमेरिका और इजराइल के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और मददगारों के खिलाफ गिरफ्तारी का अभियान चलाया। अब तक 50 लोगों को इस पर गिरफ्तार किया गया है। इन पर अमेरिका और इजराइल को संवेदनशील जानकारी और लोकेशन शेयर करने का आरोप है। ईरान इन जासूसों को बहुत जल्द फांसी देने की तैयारी कर रहा है। जंग के बीच ये इंपॉर्टेंट जानकारी साझा कर रहे थे, यानी ये आस्तीन के वो सांप हैं जिन्होंने ईरान में रहकर ही ईरान के लिए मुखबरी की। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक पैसे लेकर दुश्मन के लिए काम करने जैसी गतिविधियों के लिए कम से कम 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल में रखा गया है। इनके खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ईरान में दुश्मन देशों के लिए जासूसी करने की जो सजा है वो सजाए मौत है। ईरान ने हाल ही में जासूसी कानून को और ज्यादा सख्त कर दिया था। जासूसी के आरोपी लोगों को ईरान में मौत की सजा और संपत्ति जब्त किए जाने का सामना करना पड़ता है। हाल के महीनों में कई लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है जासूसी के आरोप में। खबर यह भी है कि ईरान में जो प्रदर्शन हुआ था उसके पीछे भी मोसाद और CIA का ही हाथ था। बाकायदा इसके लिए फंडिंग करने का आरोप भी ईरान ने लगाया था। इस पूरी स्थिति ने यह साफ कर दिया है कि आधुनिक युद्ध अब केवल हथियारों की ताकत से नहीं जीते जाते, बल्कि सूचना टेक्निक और नेटवर्क की ताकत भी उतनी ही अहम हो गई है। जासूसी और काउंटर इंटेलिजेंस अब हर देश की सुरक्षा रणनीति का केंद्रित हिस्सा बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बातचीत की पेशकश और ईरान द्वारा उसे खारिज किए जाने के बीच यह घटनाक्रम एक और संकेत देता है कि भरोसे की जमीन पूरी तरह दरक चुकी है। जब बातचीत और कूटनीतिक कमजोर पड़ती है तो ऐसे गुप्त ऑपरेशनों की भूमिका और बढ़ जाती है। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईरान इन अंदरूनी खतरों से किस तरीके से निपटता है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास विश्व युद्ध।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।